हेलो जी, नमस्कार। मैं मनीष बिश्नोई आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट 20 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास विषय को। तो दोस्तों, इस सीरीज का हमने नाम रखा है इतिहास फतेह सीरीज। इसके अंदर हम भारत के इतिहास को पूरा कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास रहने वाला है। इसके अंदर हम दोस्तों सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो मेनली सारे एग्जाम्स के अंदर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूपीएससी लेवल तक भी हम अधिकांश टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, हमारा विषय है भारत का इतिहास। अब दोस्तों, इसके अंदर आपको दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे, एक भारत और एक इतिहास। तो क्यों ना पहले भारत का इतिहास जान लिया जाए कि भारत का नाम भारत होने से पहले किन किन चरणों से गुजरा और क्या क्या नाम रहे भारत के। तो दोस्तों, सबसे पहले वेदों के अंदर, वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर इस प्रदेश का नाम भारत नहीं आर्यावर्त था। ठीक है, एक तो आप पहले अपने पास एक पेन और रजिस्टर रख लें, जिससे आप इन सब के एक बार नोट्स बनाते रहें। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको बाद में रिवाइज करने में सुविधा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले भारत नाम, जो ये भारत आज जिसे हम भारत कहते हैं, उस क्षेत्र में वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर सबसे पहले इस क्षेत्र का नाम क्या था? आर्यावर्त था। उसके बाद दोस्तों वर्णन आता है महाभारत के अंदर, जो है महाभारत में एक दुष्यंत हुए थे, राजा दुष्यंत। उनके पुत्र भरत के नाम के आधार पर कहते हैं कि भारत का नाम भारत पड़ा। तो महाभारत के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत चक्रवर्ती, एक महान राजा हुए थे भरत। कहते हैं कि इन भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। फिर दोस्तों कई विदेशी आए, जैसे ईरानी, यूनानी, इन्होंने भी अपने अपने हिसाब से इस देश को और नाम दिए। तो दोस्तों यूनानियों ने इस प्रदेश को नाम दिया था इंडिया, जिसे हम कहते हैं ना, जैसे संविधान के अंदर आपको पता होगा कि भारत के दो नाम हैं, इंडिया दैट इज भारत। तो भारत कहां से आया? महाभारत के अनुसार जो है दुष्यंत के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत नाम पड़ा, और यूनानियों ने इसे नाम दिया इंडिया। आपको पता है ये इंडिया नाम क्यों दिया यूनानियों ने? यूनानी एक्चुअली ये जो सिंधु है, सिंधु को कहते थे इंडस। ठीक है, तो इंडस से उधर रहने वाले लोग, इंडस के पूर्व में रहने वाले सारे लोगों को इन्होंने कहा इंडियन। तो ये यूनानियों ने इस आधार पर इसका भारत जो ये क्षेत्र है इसका नाम इंडिया दिया। और एक नाम आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम दिया ईरानियों ने। ईरानियों ने क्या कहा? ये तो इस क्षेत्र की बात होगी भारत की। अब आते हैं अपन इतिहास पर कि इतिहास किसे कहते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि जब हमसे कोई पूछता है इतिहास किसे कहते हैं, कि जो बीत गया वो इतिहास। अब बीत गई हर चीज इतिहास नहीं हो सकती, उसके बारे में और सब कुछ अगर व्यवस्थित नहीं होगा तो फिर इतिहास क्या। अब मान लो कि मैं आपको सीधा ही शुरू करूं कि भारत आजाद कब हुआ था, 1947 से शुरू कर दूं, और उसके बाद मैं उल्टा लेके चलूं आपको प्राचीन इतिहास की ओर, तो वो इतिहास का एक जो प्रॉपर जो होता है समझना, वो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अतीत में क्या
अतीत में घटी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्रमबद्ध अध्ययन या क्रमबद्ध अध्ययन से अच्छा शब्द विवेचन ज्यादा सही रहेगा। क्रमबद्ध विवेचन इतिहास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये दो शब्द क्लियर हो गए, भारत और इतिहास। ठीक है, भारत नाम होने से पहले बाद में ये सारे अलग अलग नाम जो थे वो कहाँ से आए, तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या था? आर्यावर्त। महाभारत के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर क्या नाम पड़ा? भारत। यूनानियों ने इसे क्या कहा? इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि इंडिया किसने कहा था सबसे पहले, तो यूनानियों ने कहा था। और हिंदुस्तान, सॉरी ये हिंदुस्तान दिख रहा है आपको? ठीक है, हिंदुस्तान कहा। ओके, तो नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें कि भाई अब इतिहास है, इतिहास को पढ़ने मतलब अपन को पता कैसे चला कि ये सारी चीजें अपन को पता कैसे चली? अपन तो उस टाइम वहां थे नहीं, उस टाइम बहुत पहले अगर अपन प्राचीन में जाएं तो उस टाइम वो पत्थर वाला युग था। तो अपन को पता कैसे चला कि भाई वहाँ पे क्या क्या करते थे लोग? अपन कहते हैं कि वहाँ शिकार करते थे। भाई पत्थर वाला युग जो था, प्रस्तर युग, स्टोन एज, उसके अंदर अपन को कैसे पता चले कि क्या क्या होता था? तो अपन को कुछ पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, कई बार अपन को कुछ और साक्ष्य मिलते हैं, जैसे किसी बुक के अंदर हो गया, किसी ताम्रपत्र पर, किसी शिलालेख पर कुछ उल्लेख मिलते हैं, जिनके आधार पर हम पता लगाते हैं कि भाई इस टाइम ये घटनाएं हुई होगी और इस टाइम इस प्रकार का उनका राजनीतिक जीवन रहा होगा, उस टाइप का अपन इनका आर्थिक जीवन रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें अपन पुरातात्विक साक्ष्यों और ऐतिहासिक स्रोतों से पता करते हैं। लिखित स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ये दोनों चीज़ें जो है इतिहास लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी अदा करते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि क्या इतिहास हमेशा निष्पक्ष हो सकता है? तो दोस्तों इतिहास निष्पक्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि अपना जो पूर्वज थे वो किस प्रकार रहे होंगे। बाकी इतिहास लेखन में इतिहास लिखने वाला कौन? एक इंसान ही होता है। तो उसके बैकग्राउंड, वो कहाँ से आया था, उसने मतलब अब जैसे अपन देखेंगे कि जो विदेशी इतिहासकार है उन्होंने हमेशा से अलग अलग, जैसे आर्यों का जो है उन्होंने ओरिजिन बताया है कि वो तो ईरान साइड के थे, इस टाइप से मतलब वो हमेशा फर्क तो आता रहेगा। तो इसमें हम इतिहासकारों के अनुसार भी पढ़ते हैं कई चीज़ें कि इसके अनुसार इसका काल ये था, इसके अनुसार इसकी उत्पत्ति तब हुई थी। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो अपन अभी बात करते हैं स्रोतों के आधार पर इतिहास को किस प्रकार बांटा गया है। ठीक है, तो दोस्तों स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि अपन को उस विशेष मतलब जो काल है उसके बारे में अपन को जानकारी किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। उसमें अपन को लिखित प्रमाण कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य कैसे? जैसे अपन अगर बात करें प्रस्तर युग, स्टोन एज की, तो उसके अंदर अपन को कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, मतलब उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे थे जिसके आधार पर अपन पता करें कि भाई वो क्या क्या करते थे। अपन सिर्फ वहां से मिली चीजों के अनुसार आइडिया लगाते हैं कि ये इस काल के अंदर ये रहा होगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आप लिखिए कि ऐसा समय या ऐसा काल जिसके विषय में
जिसके विषय में पुरातात्विक ऐसा काल जिसके विषय में पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है लिखित प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब ये इतिहास से पहले का काल है, प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में हमको सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से, पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं उनसे अपन को पता चलता है कि भाई यहाँ क्या रहा होगा। लिखित प्रमाण कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अगर हम उदाहरण के तौर पर लिखें तो उदाहरण लिख लीजिए, पाषाण काल, पाषाण काल यानी स्टोन एज। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल क्लियर है। ऐसा काल जिसके विषय में पुरातात्विक स्रोत तो मिलते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। दूसरा इसका आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब दोस्तों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है? इस काल के अंदर अपन को पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते ही मिलते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को ले लीजिए, उसमें अपन जब उत्खननकर्ताओं ने वहाँ खोज की तो उन्हें कई प्रकार के साक्ष्य मिले। नालियाँ मिली, घर मिले, घरों में चूल्हे मिले, कुएं मिले, जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले। ऐसी कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि पाकिस्तान में तो एक स्थल से लिपस्टिक तक प्राप्त हुई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिली जिसके आधार पर हम उस समय की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसके अंदर अपन को पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले ही है, लिखित प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन लिखित प्रमाणों को हम अब तक पढ़ नहीं पाए, उसके बारे में अपन जान नहीं पाए। तो लिखिए, इसमें दो पॉइंट बना लीजिए। एक तो क्या, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध। लेकिन लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है दोस्तों, क्लियर? प्रागैतिहासिक काल में क्या था? पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित प्रमाण बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल रहे हैं, लिखित साक्ष्य भी मिल रहे हैं, लेकिन लिपि जो थी, ऐसा तो है नहीं कि भाई हम जैसा अभी देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं वैसा ही पहले लिखते हो या फिर पहले ही ABCD चल रहा हो। उस टाइम की अलग भाषाएं, मतलब अलग लिपि थी, अलग भाषा थी, तो उस चीज को अपन अभी समझ नहीं पाए। तो इसके अंदर आप एग्जाम्पल के अंदर लिख लीजिए, उदाहरण के तौर पर आप लिख दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली
सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी सॉरी सही आ रहा है, ठीक। ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। अब दोस्तों हिस्टोरिक पीरियड में क्या है, अपने पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, मतलब अपने पास सारी जानकारियां उपलब्ध है और इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। जैसे ऐतिहासिक काल के अंदर हम वैदिक सभ्यता को देख लें, वेद हमारे पास आज भी उपलब्ध है, तो वैदिक सभ्यता हो गई, फिर मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, मुगल काल, ये सारे जो है ये हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखिए हिस्टोरिक पीरियड की क्या विशेषता है कि पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक व लिखित दोनों स्रोत से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है भाई, हिस्टोरिक पीरियड के अंदर अपन को पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों स्रोतों के माध्यम से अपन को जानकारी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के अंदर अपन लिख लेते हैं वैदिक सभ्यता, उदाहरण वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन लेते हैं कि अध्ययन। अब ये तो हो गया अपन को स्रोतों के आधार पर कि किस काल के बारे में हम किस प्रकार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब जो अपन एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, ठीक, उसको हमने कैसे डिवाइड किया है, ठीक है, उसको आप समझिए एक बार कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन सा? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो दोस्तों हम इन तीनों हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। आज अपन शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास से। उससे पहले दोस्तों एक बार समझ लीजिए कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से 3 भाग अभी मैंने आपको बताए थे? प्राचीन भारत का इतिहास, ये हम पर्टिकुलर भारत के बारे में बात कर रहे हैं। इतिहास के विषय में अगर यूं ही बात करें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री।
मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद आ जाएगा अपना आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों ये एक समझ के तौर पर लिखा है कि भाई हम 3 भागों में इतिहास को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास से जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से अपन टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे क्लास। उससे पहले एक इतिहास की समझ के लिए ये वीडियो था। तो आइए अपन प्राचीन इतिहास के एक बार क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। क्रोनोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है। अपने गृह मंत्री साहब भी समझाते हैं ना, अमित शाह जी, कि क्रोनोलॉजी समझिए। तो आज आइए अपन भी समझते हैं क्रोनोलॉजी को। क्रोनोलॉजी यानी कालानुक्रम। कालानुक्रम कालानुक्रम क्रोनोलॉजी। इसमें हम मुख्यतः यह देखेंगे कि हम प्राचीन भारत का इतिहास जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर मुख्यतः हम किन किन राजवंशों के बारे में, किस किस सभ्यता के बारे में और कहाँ तक जो है प्राचीन भारत का इतिहास चलेगा, इस बारे में हम एक बार उनके काल सहित जो है वर्णन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला आ गया दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश में बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका काल क्या था? इसके काल के बारे में वैसे कई प्रकार के मतभेद है, लेकिन अपन एनसीईआरटी और कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में, जो कार्बन डेटिंग पद्धति C14 पद्धति के तहत जो डेट निकाली गई है, हम उसको आखिरी मानते हुए एक बार लिख लेते हैं कि भाई 2500 BC बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1750 BC तक का काल जो किसके लिए है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा जाता है। अब देखिए काल निर्धारण वगैरह ये अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है इसके बारे में। अब जैसे पहले कहा जाता था कि भाई वैदिक सभ्यता से पुराना कुछ था नहीं। उससे पहले कहा जाता था कि अलेक्जेंडर के आने से पहले भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। अब भी कई तरह के मतभेद है कि वैदिक सभ्यता पुरानी है या सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है, क्योंकि भाई भारतीय इतिहासकार या फिर भारतीय विद्वानों ने, भारतीय दार्शनिकों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए जैसे, तो इन्होंने वैदिक सभ्यता का काल बताया है सृष्टि की शुरुआत से, कि भाई जब सृष्टि शुरू हुई थी तब वेदों का ज्ञान मनुष्य को दिया गया। जैसे होता नहीं, अपन एक फ्रिज खरीद के लाए हैं मान लो, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है अपने कि भाई अपन उस फ्रिज का यूज़ कैसे करेंगे, अपन को पता भी तो होना चाहिए। तो वैसे जैसे एक पहले मोबाइल आते थे, मोबाइल के साथ बुकलेट आती थी कि इस मोबाइल का यूज़ कैसे करना है, तो उसको देख के ही तो अपन सीखते थे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का कहना था कि जब इंसान को धरती पर भेजा है तो उनके दिमाग में इनबिल्ट रूप से जो है वेदों को भी भेजा गया 4 ऋषियों के जरिए। तो ये सृष्टि की शुरुआत से मानव सभ्यता जितनी पुरानी है वैदिक सभ्यता उतनी पुरानी है, ऐसा मानते हैं। लेकिन अपन जो पढ़ रहे हैं अभी उसमें वेदों का जो काल बताया गया है वो मैक्स मूलर के अनुसार है। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आता है वैदिक काल। क्या आता दोस्तों? वैदिक काल। वैदिक पीरियड। इसका काल आता दोस्तों 1500 BC बिफोर क्राइस्ट, या फिर इसे आप ईसा पूर्व लिख सकते हैं, ईसा पूर्व, एज यू विश, कुछ भी लिखो। 1500 BC से 600 BC, यह आता अपने वैदिक काल का टाइम पीरियड। ठीक, अब वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग? देखिए, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद सबसे पुराना है ना, तो पहला काल कौन सा हो गया? ऋग्वैदिक काल। दूसरा काल कौन सा हो गया? उत्तर वैदिक काल। मतलब ऋग्वेद के बाद जो बाकी के 3 वेद आए उसके काल को कहते हैं उत्तर वैदिक काल।
इसका काल हो गया अपना 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट। ये हो गया 1000 से 600 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता कब की है? अभी मैंने आपको स्रोतों के आधार पर इतिहास के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आएगी? प्राग ऐतिहासिक नहीं, आद्य ऐतिहासिक। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपन को लिखित प्रमाण मिलते हैं लेकिन अपन इसको पढ़ नहीं पाए। तो ये कौन सा हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत। कब से? 2500 बीसी से 1750 बीसी। फिर आ गया वैदिक काल। वैदिक काल के 2 पार्ट हो गए, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। इसके बाद कौन कौन से काल आए दोस्तों? महाजनपद काल आ गया, मौर्य काल आ गया, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। तो आइए नेक्स्ट जो आ गया अपने महाजनपद काल। महाजनपद काल दोस्तों, महाजनपद काल के अंतर्गत अपन मेनली क्या पढ़ेंगे? इसी दौरान, मतलब इसका काल क्या है? पहले इसका काल है अपना 600 से 322 बिफोर क्राइस्ट। 322 में क्या हुआ था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो तब तक का काल जो है उससे कहते हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के अंतर्गत अपन मेनली पढ़ेंगे कि किस प्रकार अलग अलग धर्मों का एक धार्मिक जो था, धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था प्राचीन इतिहास के तहत, कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब अस्तित्व में आए। तो इनका प्रभाव किस प्रकार रहा, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे महाजनपद काल के अंतर्गत, 600 से 322 ईसा पूर्व। फिर आ गया अपना मौर्य काल। फिर मौर्य काल में कई महान राजा हुए। मौर्य काल, मौर्य काल कब तक है? 322 BC टू 185 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है दोस्तों, तो मौर्य काल हो गया। मौर्य काल के अंतर्गत अपन कई महत्वपूर्ण राजाओं को पढ़ेंगे, जैसे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक मौर्य, इन सब के बारे में अपन मौर्य काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया अपना मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत कई राजवंशों ने शासन किया। छोटा छोटा काल रहा सबका। जब तक गुप्त नहीं आए तब तक मौर्य काल, मौर्यों का मौर्योत्तर काल चलता रहा। मतलब अलग, गुप्त जो था वो नेक्स्ट महत्वपूर्ण राजवंश था, उसके बीच में ये सारे छोटे छोटे राजवंश आते रहे। तो इसका काल दोस्तों है 185 BC टू 319 AD या ईस्वी। अब से अपन शुरू कर देंगे लिखना ईस्वी। ठीक है, 185 BC टू 319 AD, ये रहा मौर्योत्तर काल। उसके बाद आ गए गुप्त, तो गुप्त काल। फिर दोस्तों ये सारे राजवंशों के बाद में आ गए थे गुप्त, तो गुप्त काल रहा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि भाई विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, भारत पर गुप्तों के बाद में क्या विदेशी आक्रमण शुरू हो गए, तो विदेशी आक्रमण का काल था। पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? पहला सफल मुस्लिम आक्रमण बिन कासिम के नेतृत्व में। तो ये सारी चीजें जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में अपन, फिर से मूव हो गया, एक मिनट। तो दोस्तों ये पढ़ लेंगे अपन विदेशी आक्रमण, और उसके बाद में पूर्व मध्यकालीन, पूर्व मध्यकाल। उसके बाद में एक संधि काल आ जाएगा कि किस प्रकार जो था प्राचीन काल और मध्यकाल के बीच में एक संगम आया, कि जब मुस्लिमों के आक्रमण, अरबों के आक्रमण, ये सारे सफल होने लगे
जब सल्तनत वंश की नींव पड़ी, जब सल्तनत साम्राज्य आया दिल्ली पर, उससे पहले का काल अपना था प्राचीन भारत का इतिहास। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास की क्रोनोलॉजी थी, जो कि आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। थैंक यू। और दोस्तों अगली क्लास से आप जरूर जुड़ें, सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही अच्छे से अपन समझेंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बेस पे हमने क्लास फ्रेम की है। तो आप जरूर जुड़ें, प्लस आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि टारगेट 20 नाम से है, उससे आप जरूर जुड़ें। वहाँ पे आपको कई प्रकार के क्विज वगैरह मिलेंगे। बाकी आपके अलग अलग विषयों की क्लासेस तो चल ही रही है, वो सब भी अटेंड करते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।